माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का 2024-25 का साइंस का सैंपल पेपर, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है वो है केस बेस्ड स्टडी और या फिर डेटाबेस क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और कितने क्वेश्चन है 37 to 39, राइट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट दिए हुए हैं ए, एम, आर, एक्स। हमको इनके नेम्स बताने हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है और हमको कास्टिक सोडा मिल रहा है, तो हम जानते हैं जो कास्टिक सोडा होता है वो होता है NaOH। तो कास्टिक सोडा को बनाने का प्रोसेस आपको याद है, बस वो इक्वेशन लिख दीजिए। तो NaOH किससे बनता है? NaCl से बनता है। तो ये आ गया आपके पास NaCl, और जैसे ही NaOH फॉर्म होता है तो हमारे पास एनोड और कैथोड पर गैसेस रिलीज होती हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो डेफिनेट बात है जो क्लोरीन है वो एनोड पर जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर जाएगी। अब हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट पर। आपके पास यदि NaCl है तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, राइट। तो सोडियम मिला हमको कहां पर? कैथोड पर, और क्लोरीन कहां मिला हमको? एनोड पर। अब हम बात करते हैं कि M क्या है ना। तो हमने देख लिया सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल जब एसिडिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो सोडियम मेटल फॉर्म करता है CH3COONA। इसको कहते हैं हम सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट। तो हमारे P का नाम हो गया सोडियम एथेनोएट, और A जो था वो था हमारा सोडियम क्लोराइड, और Y जो था वो हमारा था क्लोरीन गैस, राइट। ये सारे नेम्स हमारे आ चुके हैं। और M जो था वो था सोडियम मेटल, राइट। और हमारे पास ये सारे नेम्स आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं Z। तो हम जानते हैं Z जो है वो हाइड्रोजन गैस है, हमको मिल गया प्लस H2, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं CH3COOH रिएक्ट करेगा Q से और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आप ये जानते हैं कि जब एसिटिक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट करता है तो ईस्टर फॉर्म करता है जिनका स्मेल स्वीट होता है, राइट। तो ये बन गया हमारे पास एथिल एथेनोएट। तो R का नाम है आपका एथिल एथेनोएट। और जब एथिल एथेनोएट रिएक्ट करता है कास्टिक सोडा से, NaOH से फिर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास फॉर्म होता है सोडियम एसीटेट CH3COONA, और साथ में मिलता है वापस C2H5OH। और ये हम रिएक्शन हुई हमारी कंप्लीट। हमको बताए थे नेम्स। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। Improvise the activity to test Z, मतलब Z को टेस्ट करना है तो हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? तो Z जो है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस सेटअप पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लेंगे जिंक ग्रैन्युल्स, और ये जो जिंक ग्रैन्युल्स है इसमें हम मिक्स करेंगे डाइल्यूट H2SO4, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर हमने ले रखा है सोप सोल्यूशन। इस सोप सोल्यूशन से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हम यदि किसी बर्निंग कैंडल को इसके नियर लाएंगे तो वो पॉपअप साउंड से हमको ये सिग्नल मिलेगा कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अब हमको ये बताना है कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्किन प्रोसेस। क्लोर क्योंकि इसमें क्लोरीन रिलीज हो रही है, और एल्कली बिकॉज हमको यहाँ पर सोडियम मेटल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में हमको बताना है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में क्या डिफरेंस है। तो जो एथेनोइक एसिड होता है वो कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ में बनाता है सोडियम एथेनोएट यदि वो Na2CO3 से रिएक्ट करता है तो। लेकिन एथेनॉल जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता कार्बोनेट्स के साथ। ये मेजर रिएक्शन है। इसके बाद हमको बताना है गिव द नेम IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। आप जानते हैं एल्कीन जो है उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? एथीन, बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका C2H4। अब बोल रहा है वो कि यदि हमको इसको फॉर्म करना है तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो हम क्या यूज करेंगे? C2H5OH एथेनॉल, और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम इसे हीट अप करते हैं तो हमको मिलता है एथीन। वो होता है CH2 या C2HO4 प्लस H2O। आगे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन। सारी कंबशन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कंबशन रिएक्शन जो होती हैं उस पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, इसलिए सारी कंबशन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉट कंबशन, बिकॉज यदि ऑक्सीजन का ऐड होना तो
एनर्जी रिलीज होती है, बट सम टाइम कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं होती, और यदि एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो वो कंबशन रिएक्शंस नहीं है। इसलिए सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो कंबशन रिएक्शंस नहीं है। हम आगे चलते हैं। मोहन और रोहित के दो ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि एक विंडो के पास एक प्लांट लगा है, विंडो से सनलाइट आ रही है, इसकी वजह से जो प्लांट का शूट है वो बैंड हो जाता है, लेकिन एक साइड में हमारे पास टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते हैं तो उसकी लीफ जो है वो श्रिंक हो जाती है। अब उनके मन में एक सवाल आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं हमको क्या सवाल पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट कॉजेस द बैंडिंग ऑफ शूट इन द प्लांट एज शोन इन फिगर ए। मतलब ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें शूट का बैंडिंग क्यों हुआ। इसका रीजन ये है कि लाइट के रिस्पेक्ट में जो ग्रोथ होता है, लाइट के रिस्पेक्ट में जो ग्रोथ होता है हम उसको पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म में। फोटोट्रॉपिज्म में राइट, मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में ग्रोथ होता है। इट मीन्स ये होता है डायरेक्शनल और ये होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब ये कैसे होता है, तो अब इसके लिए क्योंकि इस पे 2 मार्क्स है इसलिए हमको हर एक क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप देना होगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि जब सनलाइट किसी भी प्लांट की शूट पर फॉल होती है तो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन, और ऑक्सिन डिफ्यूज होता है उस शेडी पोर्शन पर जो लाइट के दूर है, लाइट से दूर है। तो अभी जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए जो हमारा प्लांट है वो लाइट से अवे पोर्शन में, शेडी पोर्शन में ग्रो अप कर जाता है। तो हमको लगता है कि हमारा जो प्लांट है वो बैंड हो गया है टूवर्ड्स द लाइट। दिस इज द रीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है, व्हाट कॉज द फोल्डिंग ऑफ लीव्स एंड टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स है वो फोल्ड क्यों हो जाती हैं। तो टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसकी लीव्स के बेस में होता है प्यूबिन। जो प्यूबिन होता है वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वाटर एक प्रेशर जनरेट करता है जिससे आपके टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो स्टैंड स्टिल रहती हैं, राइट। लेकिन जब कोई टच मी नॉट प्लांट को टच करता है तो जो प्यूबिन है वो वाटर को लूज कर देता है। यदि वाटर को लूज कर देता है तो आप ही बताइए क्या होगा। वाटर जो है वो वॉल्स पर प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा, और जब प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो लीव्स जो है वो श्रिंक ही दिखाई देगी हमको। इसलिए जब हम कोई टच मी नॉट प्लांट को टच करता है तो लीव्स जो है वो वाटर के लूज होने की वजह से श्रिंक हो जाती है। दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं, कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पूलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल। मतलब पूलन ट्यूब्स का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ क्यों होता है टूवर्ड्स। ये कौन सा एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है आपका कीमोट्रॉपिज्म का। यदि किसी केमिकल की वजह से, केमिकल के रिएक्ट होने के बाद ग्रोथ होती है तो उसको हम स्टडी करते हैं कीमोट्रॉपिज्म में। और यदि लाइट फॉल होती है और उसके बाद ग्रोथ होती है तो भी हम उसको स्टडी करते हैं फोटोट्रॉपिज्म में, राइट। तो बैंडिंग ऑफ द प्लांट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कंपेयर कर रहा है फिगर बी विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन द एनिमल्स। कि मतलब एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि एनिमल्स के पास क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के डिफरेंट शेप को चेंज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल। उनके पास मसल सेल में प्रोटीन होता है और उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें टच मी नॉट प्लांट में स्पेशली जो चेंज आ रहा है वो वाटर के रिलीज होने से या वाटर के प्रेशर की वजह से आ रहा है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है विजुअली इंपैर्ड स्टूडेंट्स के लिए, सेम क्वेश्चन है, बस ये है कि ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप मोहन एंड रोहित ने ऑब्जर्व किया है कि सनफ्लावर प्लांट का शूट जो है वो बैंड हुआ है। तो आप पहले वाले प्लांट को सनफ्लावर प्लांट मान लीजिए और सेम आंसर आप कॉपी कर दीजिए, और रिमेनिंग आंसर जो है हमारा बी सी डी पार्ट जो है वो पूरा सेम है, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसमें एक कर्व्ड मिरर बना हुआ है, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ एक आई पीस लगा हुआ है, लाइट यहाँ से फॉल हो रही है, कर्व्ड मिरर से कन्वर्ज होकर प्लेन मिरर पर आ रही है और प्लेन मिरर से
आईपीस पर जा रही है और आईपीस के बाद यहाँ से हम एक इमेज फॉर्म हो रही है जिसे हम देख रहे हैं। एक्चुअली ये टेलीस्कोप है। ये पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर। वो बोल रहा है कि ऑब्जर्वर को स्टार का कैसा इमेज फॉर्म होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमको इमेज फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होता है और आईपीस हमको फाइनल इमेज फॉर्म करके देता है जो एक लेंस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा मिरर हमारे यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो मिरर यूज किया गया है ये कर्व्ड मिरर यूज किया गया है, ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्केव मिरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड एट द आईपीस। तो यहाँ आईपीस जो है बेसिकली वो एक कन्वर्जिंग लेंस है जो हमारी रेज को जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं उसे व्यूअर के आईज तक पहुंचा रहा है, राइट। तो इस जिससे जो स्टार का इमेज है वो हमको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप। तो प्लेन मिरर का क्या रोल है, तो प्लेन मिरर क्या कर रहा है, इमेज को इन्वर्ट कर रहा है लेटरली, राइट, लेटरली इन्वर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है कि सारी की सारी रेज जो हैं वो आईपीस पर ही फॉल हो, तो आईपीस की तरफ उसको डायरेक्ट कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं विजुअली इंपैर्ड स्टूडेंट्स की क्या क्वेश्चन आया है। तो हमारा विजुअली इंपैर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ आप रीड करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि आजिम जो है वो ट्रैवल कर रहा है और एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पर उसके पास सिग्नल देने के लिए कोई नहीं है, एक आइसलैंड पे खड़ा है वो कौन सा लेंस यूज करेगा यदि उसे फायर दिखाना है तो फायर हमको यदि सनलाइट है और सनलाइट से हमको फायर पेपर पे लानी है, इसका मतलब ये है जो सन की रेज़ को हमको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना है और कन्वर्जिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो आजिम जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाला है। फिर हम बात करते हैं कि आजिम ने क्या प्रॉपर्टी यूज करी है लेंस की। तो डेफिनेट बात है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी यूज करी है, क्योंकि हमने सन रे को एकदम कन्वर्ज कर लेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट 2 यूजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ लेंस। तो इस लेंस के हमारे पास 2 यूज बताइए। तो इसका यूज हम करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा हुआ है, और कहाँ यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स में, राइट, और स्लाइड प्रोजेक्टर्स में भी हम इसका यूज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कंडीशन अंडर विच द लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास जो लेंस है वो रियल इमेज तो देगा, लेकिन वर्चुअल इमेज कब देगा, यदि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो हमारा जो लेंस है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज देता है, और यदि इसके बियॉन्ड कहीं भी रखा जाए तो हर टाइम रियल इमेज फॉर्म करता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद मिलते हैं।